आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो है पॉली एटॉमिक आयन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉली एटॉमिक आयन्स होते क्या हैं। पॉली एटॉमिक आयन्स आर द आयन्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है कि पॉली एटॉमिक का मतलब होता है कई एटम्स वाले, यानी ये आयन सिर्फ एक किस्म के एटम पर नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप्स के एटम पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो इसमें आपस में बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉली एटॉमिक आयन्स की एग्जाम्पल देखें तो उसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोनियम आयन, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है सल्फेट आयन, जो कि सल्फर और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट देयर फॉर्मल चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन दैम which is calculated based on the number of electrons in their valence shells after the formation of bonds। मतलब फॉर्मल चार्ज हमें ये बताता है कि बॉन्ड बनाने के बाद किसी एटम पर कितना चार्ज बचा, ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये पूरे एटम पर जो चार्ज होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोनियम आयन को देखें तो इनमें जो टोटल नेट चार्ज है वो है -1। इसी तरह जो सल्फेट आयन में जो टोटल नेट चार्ज है वो है -2। नेक्स्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ अमोनियम आयन्स, दीज आयन्स मोस्टली कैरी ए नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कि ज़्यादातर जो पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं ना उनमें इजाफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अमोनियम आयन एक वाहिद मिसाल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट लाइन इज इन सम पॉली एटॉमिक आयन्स द सेंट्रल एटम violates the octet rule by expanding its electron density to the higher orbitals. These are said to have expanded octets. अब इस लाइन का मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि एक एटम के वैलेंस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मगर कुछ एटम जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन वगैरह में थर्ड पीरियड में होते हैं और उनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो इजाफी इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, यानी कि इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आयोडीन के केस में मरकजी जो सेंट्रल आयोडीन होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इन सल्फेट आयन सल्फर इज द सेंट्रल एटम एंड इज बाउंडेड टू 4 ऑक्सीजन एटम। मतलब ये कि यहाँ पर जो सल्फर है हमारे पास वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम डिफरेंट किस्म के जो बॉन्ड्स होते हैं ना सिंगल और डबल के ज़रिए जुड़े होते हैं। और यहाँ सल्फर ने 2 डबल बॉन्ड्स यानी कि उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 सिंगल बॉन्ड्स उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, जिससे उनके गिर्द कुल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि ऑक्टेट से ज़्यादा हैं। वो एटम जो तीसरे या उससे आगे के पीरियड में होते हैं उनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स इजाफी इलेक्ट्रॉन्स को संभालने की सलाहियत रखता है, इसीलिए ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने की गुंजाइश होती है। अब जो सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस डी ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एटम जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मगर सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन जैसे एटम्स तीसरे या उससे आगे पीरियड में होते हैं, इसलिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट बना सकते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ आयोडीन आयन के एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर जो सेंट्रल एटम आयोडीन है वो फर्दर 2 सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू 2 आउटर आयोडीन के एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है। यहाँ पर देखें तो आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो उसका हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, तो तब हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट की एग्जाम्पल में आता है।